सो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वो पॉलिटी के असाइनमेंट्स होंगे, जिसमें हमने अभी तक जो भी पढ़ा है पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक। इसके अंदर हम लोगों ने पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में पढ़ा था, पार्ट 2 सिटीजनशिप के बारे में, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड यूनियन लेजिस्लेचर। हम लोगों ने यहाँ तक के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश की है। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। फिर आप लोगों का काम सिंपल से यही होगा, वॉट एवर योर आंसर इज आपको सिंपली अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर वॉट एवर इट इज आपको सिंपली अपनी कॉपी में लिखना है। उसके बाद व्हेन वी आई विल डिस्कस यू हैव टू चेक कि आपके क्वेश्चन कितने सही हैं और कितने गलत हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, आपको सेल्फ असेस करना है अपने आप को। तो चलो स्टार्ट किया जाए। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द राज्यसभा, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड प्राइम मिनिस्टर। वी डिस्कस्ड इट इफ यू रिमेंबर। पार्लियामेंट जब हम लोगों ने पढ़ा था तो हमने लोकसभा के बारे में जब पढ़ा था तो हमने वहां पर 2 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखवाई थी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट इसने 2 तरह से नहीं पूछा, इसने जनरल सेंस में पूछा है। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? सबने अपना आंसर लिख लिया? लेट्स चेक इट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ठीक है, अगर हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, हाउ इट इज नोन एज रिस्पॉन्सिबल, उसका जवाब क्या होता है कि अगर एक डूबेगा तो सब डूबेंगे। व्हाट इज द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कलेक्टिवली किसके लिए जिम्मेदार हैं? लोकसभा के लिए, बिकॉज इट इज द हाउस ऑफ पीपल। ओके, सो कलेक्टिवली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लोकसभा के लिए। अगर हम इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं मिनिस्टर्स की, इंडिविजुअल वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? देन आंसर इज प्रेसिडेंट। ओके, मगर इन्होंने किसकी बात की है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर अ सिंगल बोल देते, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल देते, इन्होंने क्या बोला? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इट इज अ स्टेटमेंट इटसेल्फ। ओके, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? लोकसभा। चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Which of the following states is not covered under the 6th schedule of the Indian Constitution? Okay, ऑप्शन है आसाम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मिजोरम। How many of you think Assam is the right answer? Anyone? How many of you think Nagaland is the right answer? Oh, everyone. Okay, very good. So let's see it. Your answer is exactly right. Nagaland is the right answer. Why so? अगर हम लोगों ने 6 शेड्यूल पढ़ा था, जब हम लोगों ने पढ़ा था शेड्यूल्स, 12 शेड्यूल्स, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम एज वी नो द ट्रिक्स, तो 6 शेड्यूल में हमने क्या पढ़ा था? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज, जिसके अंदर हम लोगों ने 4 स्टेट्स के बारे में पढ़ा था। कौन कौन से? असम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय। नागालैंड इज नॉट द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड। इसकी जगह क्या होना चाहिए था? मेघालय। और 6 शेड्यूल में क्या बताया गया है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज। चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंडो पाक वॉर इन 1965? अगर आप लोग को याद हो, जब हम लोगों ने नेशनल इमरजेंसी पढ़ा था, तो हम लोगों ने पढ़ा था ना कितनी तरह की नेशनल इमरजेंसी होती है, कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लगी है। जिसमें हमने एक केस पढ़ा था वॉर के केसेस पे, तो हमने यही पढ़ा था इंडिया ने अब तक पाकिस्तान के साथ कितनी वॉर लड़ी है? टोटल 4। पाकिस्तान के साथ कितनी वॉर लड़ी है? 4। और चाइना के साथ 1। मगर उन 5 वॉर में से 5 बार नेशनल इमरजेंसी नहीं लगाई गई थी, सिर्फ 2 ही बार लगाई गई थी। ठीक है, उसमें मैंने बताया था 1965 में भी हमारी एक वॉर हुई थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक इंदिरा गांधी इज द राइट आंसर? 1965 की बात हो रहा है, आप लोग नेशनल इमरजेंसी में पहुंच गए। दैट वाज अ 1971 वॉर। 1971 वॉर के टाइम पे इंदिरा गांधी थी। 1999 में जब कारगिल वॉर हुई थी तब कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। उससे पहले 1948 में जब हुई थी उस समय ही वाज द प्राइम मिनिस्टर। सो अब बचा कौन? लाल बहादुर शास्त्री। 1965 इफ यू रिमेंबर, आफ्टर द चाइना वॉर, इंडो चाइना वॉर, उसके बाद उसी समय पाकिस्तान ने अपना वेस्टर्न फ्रंट ओपन कर दिया था इंडिया के खिलाफ। उसी समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे?
लाल बहादुर शास्त्री। तो राइट आंसर विल बी लाल बहादुर शास्त्री। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हम लोगों ने पढ़ा है, ये साफ साफ हम लोगों ने लिखा भी अपने नोट्स में। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड। ऑप्शन नंबर 1 20% of the member of Lok Sabha, 10% of member of Lok Sabha, 25% of member of Lok Sabha, 15% member of Lok Sabha. How many of you choose the answer option number 1? कोई है ऑप्शन नंबर 1 वाला? ऑप्शन नंबर बी? नो वन। सी? नो वन। डी? ओह वेरी गुड। विच अमेंडमेंट एक्ट? किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत? 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003। ठीक है, 2003 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003। उसके तहत क्या बोला गया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो संख्या है, मतलब मिनिस्टर्स की जो संख्या है, वो लोकसभा की स्ट्रेंथ के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज कैरिड बाय विच वन ऑफ द, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? नहीं। मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव? नो। पार्लियामेंट? अरे वाह, बहुत बढ़िया। पार्लियामेंट किस आर्टिकल के अंतर्गत? 61। बहुत बढ़िया, आर्टिकल 61। किस तरह की मेजोरिटी चाहिए होती इंपीचमेंट के लिए? स्पेशल मेजोरिटी। बहुत बढ़िया। चलें आगे, तो इसमें कुछ समझाना है? चलो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन in which of the following cases or case? Option number 1 Berubari Union case, option number 2 Unni Krishnan versus Union of India, option number 3 Minerva Bill versus Union of India and other state, option number 4 Sunil Batra versus Delhi government. इसका ऑप्शन देख के आप आंसर बता सकते हो। मतलब you can just see the option and you can tell the right answer. What will be the right answer? बेरूबरी केस। अच्छा, इसने तो बोला कि इसमें प्रियम्बल को नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया था, बट ऐसा कौन सा केस था जिसके तहत बताया गया था इट इज द पार्ट ऑफ द केस? केशवानंद भारती केस। विच ईयर? 1973। बिल्कुल सही, 1973, जिसमें बोला गया था इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, हम लोग पार्ट के पीछे क्यों, पार्ट है या नहीं इसके लिए क्यों परेशान थे? क्योंकि अगर पार्ट होगा तभी हम इसको आर्टिकल 368 के अंतर्गत अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अमेंडमेंट हुआ है प्रियम्बल के साथ? एक बार हुआ है। कौन सा अमेंडमेंट है? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। कौन कौन से वर्ड जोड़े गए थे? सेक्युलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी। बहुत बढ़िया। राइट आंसर विल बी बेरूबरी केस। चलें आगे। Which of the following committees suggested incorporating fundamental duties in the Indian Constitution? Second point, fundamental duties किस कमेटी के तहत? या स्वर्ण सिंह कमेटी। इसी ने बोला था कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया जाए। ठीक है, कौन से पार्ट में ऐड किया गया है? पार्ट 4A, आर्टिकल 51A। कितनी फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी इसके बाद, 42nd अमेंडमेंट के बाद? 10। कितनी जोड़ी गई थी? 10। उसके बाद एक और जोड़ी गई, किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत? 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ी गई थी? जहां पर यह बोला गया था कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो, यह उनकी गार्जियन की जिम्मेदारी होनी चाहिए। 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। वेरी गुड। इसके तहत हमने आर्टिकल 21A भी जोड़ा था, राइट टू एजुकेशन, इफ यू रिमेंबर। 86th अमेंडमेंट के तहत ही हमने राइट टू एजुकेशन भी जोड़ा था, आर्टिकल 21A, जिसमें यह बोला गया कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। ये तो उनकी राइट हो गया, बट उनको स्कूल तक पहुंचाना ड्यूटी किसकी? उनके गार्जियंस की और पेरेंट्स की। ये किसमें जोड़ा गया था? फंडामेंटल ड्यूटीज में, 11th फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटी को किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था? क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था, कहीं भी कैपिटल ए दिख जाएगा इट मींस अमेंडमेंट एक्ट। किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। बहुत बढ़िया। चलो आगे देखते हैं। Which of the following statement are correct regarding Article 27? Article 27
कौन से फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है, पहले ये बताओ। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वेरी गुड, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 टू 28। उसके अंदर 27 के बारे में पूछा गया। 27 बेसिकली बात किसकी करता है, अगर ऑप्शन हटाओ तो? टैक्सेस की, स्टेट टैक्सेस की बात करता है। तो अब ऑप्शन पढ़ो, स्टेटमेंट क्या लिखा है? स्टेटमेंट नंबर 1, इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम फेवरिंग वन रिलीजन ओवर अनदर। स्टेटमेंट नंबर 2, द टैक्सेस कांट बी यूज्ड फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ ऑल रिलीजन, विच इज बोथ 1 and 2। कोई है? बी ओनली, सेकंड ओनली, नो वन, सी 1 ओनली, एक लोग, डी नन ऑफ देम, सी 1 ओनली। जो देखते हैं आर्टिकल 27 में क्या बोला गया था? टैक्स एग्जेम्पशन। इसका मतलब क्या हुआ था? किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रचार प्रसार के लिए स्टेट किसी तरह का टैक्स नहीं लगा सकती है, ठीक है? मतलब वी आर अ सेक्युलर स्टेट। ध्यान सुनना, इसमें एक चीज और लिखी गई थी कि स्टेट कभी भी किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं कर सकता है, वो सब रिलीजन को फेवर कर सकता है। इस चीज को याद रखना। और हमने लिखा था कि टैक्स मनी का इस्तेमाल किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं किया जाएगा, सारे रिलीजन के लिए कर सकते हैं, इक्वली कर सकते हैं। फॉर द ऑल रिलीजन वी कैन यूज द टैक्स मनी, ठीक है, बट फॉर द पर्टिकुलर रिलीजन नो, वी कांट यूज। अब पहला स्टेटमेंट पढ़ना, इट प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम फेवरिंग वन रिलीजन ओवर एन। बिल्कुल सही, प्रोहिबिट तो करता ही है, एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन के ऊपर फेवर नहीं कर सकते हैं। द टैक्सेस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ ऑल रिलीजन, इट कैन बी यूज्ड। हम लोग ने यही तो पढ़ा था, इट कैन बी यूज्ड फॉर द ऑल रिलीजन, नॉट फॉर अ पर्टिकुलर रिलीजन। किसी एक रिलीजन के लिए यूज नहीं करोगे, सारे रिलीजन के लिए यूज कर सकते हैं। यस, तो राइट आंसर विल बी सी 1 ओनली। बहुत बढ़िया यार तुम। चलो आगे देखते हैं। Which of the following statement is all correct regarding the office of the Vice President of India? फिर से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन द काउंसिल ऑफ स्टेट। चलो दूसरा स्टेटमेंट, इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, नेक्स्ट, ही शैल बी मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। दो आंसर तुम लोगों ने अभी गलत बता दिया, दो में नो बोल दिया। ऑप्शन ए है 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी है 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी है 1 and 3 ओनली, और डी है 1, 2 and 3। तो एक ऑप्शन तो सही हो नहीं सकता, दो ऑप्शन सही होना जरूरी है। अच्छा, ये दूसरा जो लोग गलत बता रहे हैं, इसमें गलती क्या है? इसमें तो कहीं नहीं लिखा सिर्फ इलेक्टेड मेंबर होना चाहिए। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ऑल द मेंबर आइदर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, सारे मेंबर पार्टिसिपेट कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। अच्छा, यही मेंबर और कहां पर हम लोग यूज कर रहे थे? इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट में भी सारे मेंबर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ओनली ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा। मगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी इस्तेमाल हो रहे थे, इसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? ऑल द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मींस लोकसभा एंड राज्यसभा, इधर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, ठीक है। ये तो पहली लाइन होती है जब प्रेसिडेंट स्टार्ट होता है, इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द, मतलब राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट इज राज्यसभा। एज, मिनिमम एज 35 ईयर्स, ठीक है। दूसरी क्वालिफिकेशन, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ले सकता है? नो। कितना क्वालिफाइड होना चाहिए? लोकसभा के इतना या राज्यसभा के मेंबर बनने इतना? राज्यसभा के मेंबर बनने जितना, ठीक है। चलो सारी हो गई। तीसरा क्या है? ही शैल बी मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। नो, इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 2 ओनली। बहुत बढ़िया, चले आगे। द रूल ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ डजंट अप्लाई ऑन, पहले बताओ रूल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 14। इसके अंदर हम लोगों ने दो तरह की इक्वालिटी पढ़ी थी, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ हमने कहां से लिया है? यूके से, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूएसए से। वेरी गुड।
और इसका मैंने कुछ एक्सेप्शन केसेस भी बताए थे कि वायलेट होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कुछ केसेस में वायलेट होता है। वो कौन कौन से केसेस थे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर पोस्ट में, तो उसके खिलाफ किसी तरह का हम लोग क्या नहीं चला सकते हैं, क्रिमिनल केस नहीं चला सकते। तो एक तो ये वायलेशन था, और सेम गवर्नर ऑफ स्टेट के खिलाफ भी नहीं चला सकते हैं। और मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर मीन्स मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, वॉट एवर हैपेंस इन द पार्लियामेंट, उसके खिलाफ कोई भी बाहर केस नहीं हो सकता। तो बेसिकली सबको इम्यूनिटी दी गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आर्टिकल 361। चले आगे। The power to make laws and give effect to the certain specified fundamental right is vested on, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आर्टिकल कौन सा है ये? किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 में क्या बोला गया है? किसके पास पावर है? फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की पावर किसके हाथ में है? पार्लियामेंट। आर्टिकल 35 सीधे ये लाइन ही लिखी है, द पावर टू मेक अमेंड द फंडामेंटल राइट इज वेस्टेड अंडर द पार्लियामेंट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, पार्लियामेंट। कौन सा आर्टिकल है ये? आर्टिकल 35। ठीक है, उसमें यही लिखा है कि फंडामेंटल राइट पे परिवर्तन या अमेंडमेंट कौन कर सकता है? पार्लियामेंट। स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये अधिकार है? नो। अच्छा, आर्टिकल फंडामेंटल राइट का गार्जियन कौन है? सुप्रीम कोर्ट। इंटरप्रिटेटर? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट ऑल्सो। क्या फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा तो हम हाई कोर्ट जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। आर्टिकल 226 रिट जुरिडिक्शन, उसके तहत हम लोग कहा जा सकते हैं? हाई कोर्ट। जब फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा 32 के तहत तो हम लोग कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। और 226 के तहत हाई कोर्ट। चले आगे। Which one of the following official is not appointed by the president? बहुत इजी क्वेश्चन। सी, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस। बेसिकली ये किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं? अगर हम देखें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कौन अपॉइंट कर रहा है? प्रेसिडेंट। और डिस्ट्रिक्ट को कौन करेगा? गवर्नर। कौन करेगा? गवर्नर। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को कौन अपॉइंट करता है? जजेस ऑफ हाई कोर्ट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 124, हाई कोर्ट 241 और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76। ठीक है, एजीआई को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलो, बहुत बढ़िया। चले आगे। स्टेटमेंट और रीजन दिया वाला है, स्टेटमेंट और रीजन वाले क्वेश्चंस है। स्टेटमेंट दिया अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सम स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट like those granted under article 14, 15 and 19 are available only to Indian citizens. Statement is true? Okay. Most people are saying statement is true. Reason: the right of life and personal liberty is available both to citizen and non-citizen alike. Choose the correct answer. ये तो अच्छा इसके बाद का हो गया। The right of life and personal liberty is अवेलेबल टू सिटीजन एंड नॉन। अच्छा, ये किस आर्टिकल में? पहले ये बताओ। आर्टिकल 21। अब जरा एक क्वेश्चन का आंसर बताना, ऐसे कौन कौन से फंडामेंटल राइट है आर्टिकल पहले बताना जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल है? 15, 16, 19, 29 एंड 30। अब जरा इस स्टेटमेंट को पढ़ो। समझ में आया? तो यूपीएससी के क्वेश्चन में यूजुअली यही होता है, वो बस माइनर से मिस्टेक करेंगे, बाकी सब सही देंगे। इस स्टेटमेंट में और कुछ गलत दिख रहा है इसके अलावा? बस एक माइनर से मिस्टेक दिख रही है, उसके साथ साथ में भी दिख रहे हैं सही ऑप्शन। तो कौन कौन से सिर्फ सिटीजन को अवेलेबल है? 15, 16, 19, 29 एंड 30। ये सिर्फ किसको अवेलेबल है? सिटीजन्स को, और बाकी सबको। ऐसा क्यों? इसका भी रीजन हम लोगों ने समझा था। 15 के अंदर क्या है? नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, जेंडर एक्सेट्रा, बट दे आर अ फॉरेनर्स, तो देयर शुड बी सम डिस्क्रिमिनेशन। हर चीज में नहीं हो सकता, पब्लिक प्लेसेस एंड ऑल पे। दूसरा आर्टिकल 16 पब्लिक सर्विसेज, तो फॉरेनर्स को अलाउड नहीं है पब्लिक सर्विसेज गेन करना, मतलब
जॉब्स एंड ऑल। आर्टिकल 19 फ्रीडम, जिसमें 6 तरह की फ्रीडम दी गई है, तो उनको सारी फ्रीडम्स नहीं दी गई है। आर्टिकल 29 अपने कल्चर एंड लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट को प्रमोट एंड प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बट उनको भी नहीं दिया गया। आर्टिकल 30 माइनॉरिटी के बेसिस पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलना, ये भी उनको नहीं दिया गया है। बाकी सारे राइट्स हैं उनके पास। तो आर्टिकल 21 भी है, बाकी सब भी है। अब बताओ, तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया, रॉन्ग हो गया। व्हाट विल बी द राइट आंसर? D1, A is false but reason is true। चले आगे। अंडर आर्टिकल 352 विच व्हेन कैन इमरजेंसी बी डिक्लेयर। पहले ये बताओ, आर्टिकल 352 में कौन सी इमरजेंसी बताई गई है? आर्टिकल 352 में कौन सी इमरजेंसी बताई गई है? 3 तरह की इमरजेंसी हम लोगों ने पढ़ी थी। नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल किस आर्टिकल में बताया गया है? स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल? 356। और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। 3 तरह की इमरजेंसी बताई गई। 352 में नेशनल इमरजेंसी, 4 का गैप। 356 में स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट्स रूल, और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब इसका क्वेश्चन ये हम लोगों ने ये भी पढ़ा था ना, नेशनल इमरजेंसी किन किन केसेस में डिक्लेयर की जा सकती है? कौन कौन से थे? बिना ऑप्शन देके बताओ, किन किन केसेस में नेशनल इमरजेंसी घोषित होती है? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, और तीसरा आर्म्ड रेबेलियन। पहले उसके आर्म्ड रेबेलियन की जगह पहले क्या लिखा था? इंटरनल डिस्टर्बेंस। वो किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत हटाया गया है? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। आर्म्ड रेबेलियन किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया है? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। अब देख लो आंसर क्या होगा। When there is a possibility of war, external aggression और internal disturbance। ये ऑप्शन तो गलत हो गया। इंटरनल डिस्टर्बेंस हम लोगों ने हटा दिया था किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत? 44। When there is a possibility of war, external aggression और armed rebellion। True। बाकी ऑप्शन में देख लेते हैं। When constitutional machinery of any state had collapsed। इसके ऊपर कौन सी लगती है इमरजेंसी? स्टेट मशीनरी है, स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल 356। और व्हेन फाइनेंशियल क्राइसिस तो कौन सी लगेगी? फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? B1। कोई डाउट? तीनों इमरजेंसी क्लियर हो गई। चले आगे चले। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा? ही कैन और नॉट? वेरी गुड। कैन बी मेंबर ऑफ एनी कमिटी ऑफ लोकसभा? वेरी गुड। कैन गिव स्पीच इन लोकसभा? कैन वोट इन द लोकसभा? इसको सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस प्राप्त हैं एक्सेप्ट वन। व्हाट इट इज? राइट टू वोट इन द पार्लियामेंट। उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? B1, 1, 2 एंड 3। कोई डाउट? अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 कौन अपॉइंट करता है? मिनिमम क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक होना चाहिए। वेरी गुड। चले आगे। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इशू रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। रिट कितनी तरह की होती हैं? कौन कौन सी? हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्सियोरारी एंड क्यो वारंटो। हेबियस कॉर्पस का लिटरल मीनिंग क्या होता है? टू हैव द बॉडी ऑफ। किस केसेस में इशू की जाती है? इलीगल अरेस्ट और डिटेंशन के केसेस में। ठीक है। कौन इशू कर सकता है? बोथ। अंडर आर्टिकल 32 कौन इशू करेगा? और अंडर आर्टिकल 226? तो राइट आंसर विल बी हाई कोर्ट 226 और सुप्रीम कोर्ट 32। कोई डाउट? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग हैज अ राइट टू वोट इन द राज्यसभा इलेक्शन। राज्यसभा के इलेक्शन में कौन वोट देता है? मतलब ये पूछना चाह रहा है राज्यसभा के जो मेंबर्स चुने जाते हैं वो कैसे चुने जाते हैं? ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अच्छा एक चीज बताना, सेंट्रल में अगर लोअर हाउस लोकसभा है मतलब पार्लियामेंट में, तो स्टेट में कौन होगी? विधानसभा। और सेंटर में अगर राज्यसभा है अपर हाउस, तो राज्यों में क्या होगी? विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली, लोअर हाउस मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली। तो पहला ऑप्शन, ऑल ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट।
all the elected member of the upper house of the state legislature, all the elected member of the lower house of the state legislature, MLAs, basically who? MLAs, elected MLA, ठीक है, राज्यसभा में अपने मेंबर चुन के भेजती है स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली, ठीक है, कोई डाउट? राज्यसभा किस आर्टिकल में है? राज्यसभा किस आर्टिकल में बताई गई है? नो, आर्टिकल 80, 79 में पार्लियामेंट, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। इसको भी रिवाइज कर लेना एक बार। चले आगे। ओ खत्म, जय हिंद। समझ में आया? सारी चीजों का रिवीजन हो गया है, ठीक है। तो अगली बार भी जो हम लोग असाइनमेंट लेके आएंगे इसी तरह से लेके आएंगे, आगे का हम लोग रिवाइज करेंगे। सारी चीजें क्लियर हो गई पहले की? सब रिवाइज हुआ? चलो जय हिंद। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। डिफेंस फोर्सेस में हाईएस्ट सिलेक्शंस देने वाला लीडिंग इंस्टीट्यूट सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी अब आ चुका है देवभूमि उत्तराखंड देहरादून में। वी आर द मोस्ट पॉपुलर चॉइस फॉर एनडीए, सीडीएस, एमएनएस एंड एसएसबी इंटरव्यू प्रिपरेशन among aspirants across the country, as we provide the following facilities: regular classes, doubt clearing sessions, library facility, SSB training by experts and ex-SSB board members, exposure to India's largest GTO ground, weekly mock test, mock interviews and counseling sessions, exclusive study material, access to Centurion Defense Academy's mobile app and mini India exposure under Centurion's roof. So call us at 97959 77776 and enroll in Centurion Defense Academy Dehradun right now.